तो आज हम करवाएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। क्या करवाएंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, 4th चैप्टर ऑफ द 10th क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन का मॉलिक्यूलर क्या बोलते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बे? 6 ना? तो 2 और 4, राइट। मैंने क्या बताया, आउटर मोस्ट शेल को फिल होना चाहिए, तो यानी इसको आउटर मोस्ट शेल के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फिल होने के लिए? 4 चाहिए, राइट। 4 चाहिए, या फिर 4 छोड़ भी सकता है, तब भी इनर शेल फिल हो जाएगी, है ना। तो ये कहानी होती है। तो कार्बन इस नेचर के कारण, कार्बन की 2 प्रॉपर्टी हैं। क्या प्रॉपर्टी है 2 की? इसका है पहले कैटिनेशन, क्या? कैटिनेशन। एंड दूसरी है टेट्रावैलेंसी, TTR, टेट्रावैलेंसी। आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगे, बिल्कुल, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड से भी। यस, बताएंगे, अभी पता लग जाएगा क्यों, इसका आंसर क्यों है पता लग जाएगा। तो होता क्या है भाई, कार्बन जो है आपका मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स इन लाइक इन एवरी फील्ड इज मेड अप ऑफ कार्बन। ऐसा क्यों? कार्बन का नेचर ही ऐसा है। लाइक अर्थ क्रस्ट हैज हाउ मेनी % ऑफ कार्बन? लिख लो, अर्थ क्रस्ट हैज 0.02% ऑफ कार्बन एंड एटमॉस्फेयर हैज 0.03। अर्थ क्रस्ट हैज 0.02% ऑफ कार्बन एंड ये किसी कॉपी है क्लास की, एंड एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन एटम इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड, और लैंड क्रस्ट में क्या होगा आपका? कार्बोनेट्स। एटमॉस्फेयर में 0.303% है एयर का, ठीक है। जैसे 100% एयर हो गई, 78% नाइट्रोजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? 0.03। ओके, खैर ऐसा इतनी कम होने के बावजूद कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट ऑफ द आइटम के साथ मस्त बॉन्ड बना के रह रही है। ऐसा क्यों? कार्बन की 2 प्रॉपर्टी होने के कारण। देखो भाई, कार्बन जो आइटम है उसके पास 4 एटम और अटैच हो सकते हैं, राइट। 4 एटम और अटैच हो सकते हैं। देखो क्या है इसमें, कहानी क्या बता रहा था, देखो कि यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है या फिर दे भी सकता है। देखो, अगर लेगा तो 8 बन जाएंगे, अगर छोड़ देगा तो 2 वाला फिल हो जाएगा, आउटमोस्ट फिल होना चाहिए। 2 8 18, रिमेंबर 2n²। लेकिन इसको छोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है, कि अगर ये छोड़ देगा इलेक्ट्रॉन तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और ये अनस्टेबल हो जाएगा थोड़ा। तो ये ले लेता है, और लेता भी कैसे? अगर इसने ले लिया तो भी दिक्कत होगी, कि जब अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तब भी न्यूक्लियस के लिए होल्ड करना 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिक्कत हो जाएगी। तो ये ना लेता ना ये देता, ये शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के कितने होते हैं? हाइड्रोजन के होते हैं भैया 1, राइट। अब हाइड्रोजन को मैं ऐसे दर्शाता हूं, 1 हाइड्रोजन के पास, राइट। कार्बन के पास कितने हैं? 4 बाहर वाले दिखा रहा हूं बस, ठीक है। 1 2 3 4, तो इनको लाइक ऐसे दिखा देता हूं स्टार मार्क से, 1 2 3 4, राइट। तो हाइड्रोजन को चाहिए 1, कार्बन को चाहिए कितने? 4। तो ऐसे ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। समझ आ गई? शेयरिंग। तो बेसिकली इट इज लाइक दिस। दिख रही है? तो ये कहानी होती है, शेयरिंग वाली बॉन्ड बनाता है। ना ये कंप्लीटली देता है ना ये कंप्लीटली लेता है। जैसे आयनिक बॉन्ड थी, NaCl, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया था उसने और उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया था, रिमेंबर। लेकिन इसमें शेयर कर रहा है, देख लो शेयर कर रहा है ना, इसके पास अपना खुद ही है लेकिन ये शेयर कर रहा है। सेम इज हेयर, हाइड्रोजन को 1 शेयर मिल जाएगा तो इसके 2 हो जाएंगे, कंप्लीटली फिल हो जाएगा। आ रही है समझ में? इसको 4 मिल जाएंगे तो 4 इसने हाइड्रोजन आइटम अपने साथ जोड़ लिए, दिख रहे हैं। तो फाइनली इट गेट ऑल्सो 4। तो शेयरिंग हो गई, प्रॉपर तरीके से क्लबिंग नहीं हुई लेकिन शेयरिंग हो गई है, ठीक है। तो ऐसे कार्बन अपनी आउटर 4 इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी पूरी करता है, ठीक है रे। ये है कार्बन की प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड, ये जो बाहर ये 4 एटम है जो इसके, ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दिस इज टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है ये। और कैटिनेशन मतलब होता है कार्बन एक ऐसा आइटम है जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है। क्या बना सकता है? कार्बन कार्बन
बॉन्ड इजीली बना तो बहुत लेते हैं, लेकिन ये लॉन्ग चेन बना सकता है और बिना डिसस्टेबिलिटी के, इनस्टेबिलिटी के आराम से बना लेता है। ये इसकी फायदेमंद प्रॉपर्टी है, इसे कैटिनेशन कहते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज कॉल्ड कैटिनेशन। समझ आ रही है कहानी? और टेट्रावैलेंसी मतलब 4 एक्स्ट्रा एटम अपने साथ जोड़ सकता है बिकॉज ऑफ हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। समझ आ रही इतनी सी कहानी? तो लिख लो कि कार्बन forms large number of molecule with the other atoms. Carbon forms large number of molecules with the other atom because of its two properties. Number one is catenation. Catenation में लिखो. Number one is catenation. Catenation में लिखो. क्या लिखेंगे कैटिनेशन में? लिखो कैटिनेशन में लिखो, कार्बन मेक्स बॉन्ड विद अनदर कार्बन एटम। दिस इज कॉल्ड कैटिनेशन। दूसरा लिखो टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी बिकॉज कार्बन एटम, टेट्रावैलेंसी में लिखो, बिकॉज कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल, बिकॉज कार्बन एटम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स outermost shell, therefore it can make it can share 4 electron with the other atoms and make covalent bonds. It can share 4 electron with the other atoms and form covalent bonds. ठीक है? अब देखो एक वर्ड है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। समझ आ रही है? अभी बताते हैं क्या होता है। देखो रे, H के पास कितना होता है? एक ही होता है आउटर मोस्ट में, राइट? तो अगर मैं 2 H को जोड़ूं तो ये बॉन्ड बना देंगे, है ना? दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग से बनती है। तो ये क्या हो गया? बेसिकली हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। समझ आ गया? H2 मतलब ये होता है बेसिकली हाइड्रोजन एटम फॉर्म्ड बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि शेयरिंग, दिन को क्या बोलते हैं? कौन सी बॉन्ड है? कोवेलेंट, COVALENT, कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि ये शेयरिंग से बनती है। किससे बन रही है? बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ एटम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनती है। तो इनके बीच में देखो सुधीर इधर, इनके बीच में फोर्स कम होती है। शेयरिंग है ना, काइंड ऑफ ऐसे। तो शेयरिंग वाली चीज है, फोर्स कम है। तो फोर्स कम है तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इनको इजीली तोड़ सकते हैं जल्दी से। आयनिक बॉन्ड में चार्ज इन्वॉल्व थे, है ना? चार्ज इन्वॉल्व थे नहीं थे, तो उनकी फोर्स ज्यादा थी, राइट और नॉट? इसलिए उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, इसका कम होता है। अब क्योंकि इसमें चार्ज इन्वॉल्व नहीं है तो कार्बन कंपाउंड कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाते अपने में से। समझ आ रही है? लिख लो इसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ आ गई रे? They are weak bonds. Therefore, their melting and boiling point is also low. Therefore, their melting and boiling point is also low. तो समझ आया हाइड्रोजन बनने का कारण?
कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन से एक एक ले लेगी, राइट। तो ये बन गया क्या, CH4 नहीं बन गया, यही तो होता है, दैट इज CH4 मीथेन। किसका वो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट, यस CNG में ये होती है। और किसमें, बायोगैस, remnants of cow. बायोगैस एंड CNG में यही मामला होता है, मीथेन वाला मामला। LPG में होता है प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है। फिर ये भैया लिक्विड बन जाते हैं ये, बिल्कुल गैस ही तो है, प्रेस करके लिक्विड बन जाते हैं। बिल्कुल कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस कर दिया गैस को हमने, तो भैया इनकी फॉर्म चेंज नहीं होती फिर? चेंज तो हुई, नेचुरल गैस को कंप्रेस कर दिया लिक्विड फॉर्म में, सिलेंडर में, और जब बाहर आ रही हो गैस के फॉर्म में निकल रही है, जैसे प्रेस रिलीज हो रहा है। बायोगैस सेम चीज, कंप्रेस करके ले लेते हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ दैट थिंग, जो गोबर गैस प्लांट होते हैं, बायोगैस प्लांट, वो जो गैस निकलती है मीथेन निकलती है। क्वेश्चन आता है बार बार, तो लिख लेना इसको, एक मिनट, ठीक है। हाँ जी भैया। देखो रे, ये गैस CH4, राइट। भैया जो मीथेन है, हाँ, बायोगैस को ही जो CNG है, सॉरी, वो बायोगैस को ही कंप्रेस कर दिया ना उन्होंने बेसिकली। मीथेन है, मीथेन, ठीक है। इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोथ। बायोगैस मतलब मीथेन ही होता है, CNG मतलब भी मीथेन ही होता है, समझ आ गई, बस नाम अलग दे दिया। नेचुरल गैस मतलब मीथेन निकल रहे हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो ये कहानी है मीथेन की, दिख रहे हैं रे। अगर मैं इसके, देखो इधर दिया है मीथेन, राइट। अगर मैं दो कार्बन एटम जोड़ता हूं, C जोड़ा, इधर देखो, दिख रहा है सुधीर, C और C जोड़ा, तो मुझे कितने हाइड्रोजन एटम और चाहिए होंगे इनके साथ, 1 2 3, वेरी गुड, 4 5 6, समझ आ रहा है। तो इसे बोलते हैं इथेन। क्या बोलते हैं, 2 कार्बन एटम वाला इथेन, और 3 वाला क्या होगा, प्रोपेन। समझ आ रही है कहानी। तो जो ये एन वाले शब्द हैं, तो दिस इज C2H6 है ना, C3H8, समझ आ रही है, ये फॉर्मूला है ना इनका, C2H6 एंड C3H8। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे करके बढ़ते जाएंगे आगे आगे। तो इनके सामने क्या लग रहा है, एन। क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। कार्बन कार्बन एटम के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होगा, इस कैटेगरी के बंदों को क्या बोलेंगे, एल्केन्स। क्या बोलेंगे, एल्केन्स, ALKANES, एल्केन्स, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होती है। मान लो इधर देखो, ये जो फॉर्मूला लिखा है इथेन का, लुक एट हियर, ये जो इथेन का फॉर्मूला था, लाइक दिस, राइट, ऐसी था ना इथेन का, ये था भैया, C2H6 है ना। अब मैं इसके 2 हाइड्रोजन एटम हटा देता हूं, तो क्या करूंगा मैं, एक और बॉन्ड लगा दूंगा इसके बीच में, एक ही बात हो जाएगी। कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड लगा दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों के बीच में 2 आइटम शेयर करवा दिए मैंने। इट इज लाइक व्हाट, इट इज लाइक दैट कि कार्बन के पास 4 एटम थे बाहर के, थे या नहीं थे, और इसके पास भी 4 थे। इसने एक हाइड्रोजन से शेयर कर लिया यहाँ पे, इसने यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर कर लिया, इसने यहाँ से हाइड्रोजन शेयर कर लिया, और यहाँ से हाइड्रोजन शेयर कर लिया। तो ऐसे नहीं बन गया एक तरीके का, है ना, कोवेलेंट बॉन्ड तो बन रही है, और यहाँ पे 2 बन गई, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, तो डबल बॉन्ड आ गई, नहीं आ गई। तो जिन भी एटम्स में, जिन भी कंपाउंड ऑफ कार्बन्स में डबल बॉन्ड होती है, उन्हें एल्कीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन्स, ALKENES। तो जिसका नाम क्या था, इथेन, 2 है ना, इथेन नाम था, तो यहां पे इसका नाम हो गया इथीन, ETHENE, इथीन, एल्कीन्स। इसका एन था, तो मीथेन, इथेन। समझ आ रही है कहानी, इन क्यों लगा। ऐसे ही अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगी तो एक ही आएगा मुश्किल से, है ना। तो ये होते हैं एल्काइंस, ALKYNES, एल्काइंस, YI। तो 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
एल्केन वो होते हैं जिन कार्बन 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 के बीच में, और किसी के बीच में नहीं, जिन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगी पूरे कंपाउंड में उसे एल्केन कहेंगे। जिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगी उसे एल्कीन कहेंगे। जिन कार्बन कार्बन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगी उसे क्या बोलेंगे? एल्काइंस। अब इस पे आता है क्वेश्चन सीडीएस में। कैसे? फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला आता है, देखो ध्यान से देखना, समझना बस। जैसे ये कहानी है, ये कहानी है, ये सारी कहानी सेम है। कैसे? मैंने इसका फॉर्मूला लिखा CnH2n+2। n मतलब कार्बन नंबर, यहां पे कितने कार्बन नंबर है? 1। तो C इंटू 1 H 2 इंटू 1 + 2 कितना आया? CH4 आया, नहीं आया? है ना, CnH2n+2। सेम थिंग सेकंड वाले में करेंगे। कार्बन एटम कितने इसमें? 2। तो CnH2 इंटू 2 है ना, +2 कितना आ गया? C2H4+2 यानी C2H6। समझा नहीं आया? C2H6, ये C2H6 समझ आया? यहां पे कैलकुलेशन सिंपल। तो ये पूछता है, कभी कभी बोलता है कि भाई अगर कार्बन एटम 2 हैं और मैं एल्केन बना रहा हूं तो कितने हाइड्रोजन एटम आएंगे? तो सीधा फॉर्मूला में पुट कर देना। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, CnH2n+2। इसमें देखो ध्यान से देखना, एल्कीन्स में इथेन के मुकाबले 2 हाइड्रोजन कम हो गए, इसमें 4 ही है ना, वहां पे 6 थे। तो इसका फॉर्मूला -2 हो जाता है बेसिकली, यानी CnH2n+2 हटा दिया तो इतना ही बचा। समझ आया कहानी इथीन का? और इसमें और 2 कम हो गए तो और 2 माइनस कर दूंगा, CnH2n-2। तो ये 3 फॉर्मूले होते हैं बस, उसमें 2 ऐड हो जाते हैं, उसमें 20 का मामला, और दिस इज -2। आया फॉर्मूला समझ में? तो दिस इज एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस। लिख लो, लिखवाता हूं। दोज कार्बन कंपाउंड which have single bond between them, those carbon compound which have single bond between them are called saturated carbon compounds। क्या बोलते हैं उनको? Saturated carbon compounds। ऑल्सो कॉल्ड एल्केन्स। एल्केन्स में बेसिक एल्केन वो होते हैं इसमें हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहे हैं तो एल्केन्स आ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन हो जाता है, ठीक है भाई? एल्केन्स लिख लो, इसमें एल्केन्स प्रॉपरली लिख लो। एल्केन्स आर दोज which have single bond between hydrocarbons compound। Alkanes are those लिख लो आराम से, सॉरी। Alkanes are those hydrocarbon compounds which have single bond between carbon atom। Alkanes are those hydrocarbon compounds, हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ, दिख रहा है ना, ये तो लगा रहा हूं मैं, which have single bond between the carbon atom। अब लिखो अगला। एक मिनट फॉर्मूला भी लिख दो। हाँ लिखो, फॉर्मूला पक्का लिखना, फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला पक्का आता है भाई, ठीक है? CnH2n, CnH2 और CN+2-2 ये वाले फॉर्मूले, ये और ये एल्केन एल्काइन का फॉर्मूले आएंगे, जैसे वो लास्ट वाला बिल्कुल C3H6 देखो डालो इसमें, ये ना फॉर्मूला CN, रुक जाओ एक मिनट, H2n+2 हाँ है ना, तो C कितना है? 3, तो H2 × 3 +2, तो C3 2 3 6 +2 C3H8 हो गया ना? एक ही तो बात है, वो तो सीधा ही पता लग जाएगा, 3 एटम है तो वो बिल्कुल सही बात है, सीधा ही पता। ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसमें बच्चा कभी कभी कंफ्यूज होता है तो इससे निकल जाता है। ये बनाते भी बोलेगा कि कोई भी इतना तगड़ा कंपाउंड आगे का बता दे, कोई 100 नंबर का बता देगा, बोला कार्बन एटम है 50, तब लगाओ 3-4 तक तो बना लेगा कॉपी में ऐसे ऐसे करके, 100 का थोड़ी बना पाएगा, 100 का लेकिन निकाल पक्का लेगा। अगर मैं बोलूँ C20 का बनाओ,
C20 में कितने का बनेगा? फॉर्मूला कितना आएगा? कार्बन एटम 20 है तो क्या आएगा? एल्केन का बनाना है तो क्या बोलेगा? 2 इंटू 20 प्लस 2, तो C20H40 प्लस 2, C20H42 आया ना? हाँ ठीक है। तो ये कहानी है एल्केन्स की। आगे लिखो, दोज कार्बन एटम एल्केन में अलग से लिखवा रहा हूं, अनसैचुरेटेड लिखवा रहा हूं। दोज कार्बन एटम्स which have double or triple bond among them, are called unsaturated carbon compounds. क्या बोलेंगे? Unsaturated. Are called unsaturated carbon compounds. इसमें लिखो अलग से, those hydrocarbons in which there is double bond between carbon atom, those hydrocarbons in which there is double bond between carbon atoms are called alkenes, formula लिख लो CnH2n, alkenes, formula is CnH2n. Those hydrocarbons which have, in which carbon atom has double bond among them are called alkenes, formula CnH2n. अगला लिखो इसमें ही, तो इसे लिखो those hydrocarbon compounds which have, in which those hydrocarbon compounds in which carbon atom has 3 triple bond, those hydrocarbon compounds in which carbon atoms have triple bond among them are called alkynes, है ना सुधीर? फॉर्मूला CnH2n minus 2, CnH2n minus 2. समझ आ गई रे इतनी सी बात? एक लिखो का, अब अलग कार्बनिक क्वालिटी लिखवा रहा हूं अलग से, पैरा चेंज करो, क्वालिटी ऑफ कार्बन अलग से कैरेक्टर्स लिखवा रहा हूं। कार्बन एटम हैज different forms. Carbon atom has different forms in the form of allotropes. ठीक है? एलोट्रोप क्या होते हैं? वो कार्बन के हारे क्या होता है? एलोट्रोप अलग अलग मुझे एक तरह से बताएंगे, अरेंजमेंट अलग अलग तरह से हुआ है, जैसे यानी क्या? स्ट्रक्चर अलग है। क्या इसमें चेंज होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, या दोनों? फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, केमिकल प्रॉपर्टी भी होती है, ग्रेफाइट होता है हमारा। लिखो एलोट्रोप होता है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। ग्रेफाइट भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, बट फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज है। समझ आया? इसको याद रखना। Allotropes, carbon atom have different forms called allotropes. That means चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, there is change in physical properties, but chemical properties are same. There is change in physical properties, but chemical properties are same. Number 1, graphite. ग्रेफाइट की क्वालिटी क्या है? ग्रेफाइट का लिख लो, ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आता है बहुत बार क्वेश्चन, बहुत बार आया है। ग्रेफाइट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। नॉन मेटल है ग्रेफाइट, फिर भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। पेंसिल की निब देखी है? ये क्वेश्चन भी आता है। ये पेंसिल होते हैं लेड पेंसिल। क्या होती है? तो क्वेश्चन आता है लेड पेंसिल किस एटम से, एलिमेंट से बनी होती है? ऑप्शन आएगा लेड, कार्बन, ये सब। तो कार्बन लिखना, क्योंकि ग्रेफाइट है ना। बच्चा लेड को लेड देखता है, लेड ही लिख देता है, बट लेड पेंसिल इनको नॉर्मल बोलते हैं, लीड वाली।
ओके, तो क्या बोला मैंने अभी? ग्रेफाइट हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। पेंसिल के निब बढ़िया कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है सर। सेकंड, डायमंड। डायमंड 3D दिखता है, 3D जैसा, इट हैज 3D स्ट्रक्चर। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। तीसरा है C60, C60, 60। तीसरा है C60, बकमिनिस्टर फुलरेंस। नेम इज बकमिनिस्टर फुलरेंस। लुक्स लाइक फुटबॉल, दिख रहा है फुटबॉल की तरह बना हुआ। बकमिनिस्टर फुलरेंस, फुलरीन, बकमिनिस्टर फुलरीन। फुलर है क्या? फुलर अरे फुलर बंदे का नाम है, क्या लिखना है भैया आपको? बकमिनिस्टर फुलरीन, ये लिखना है, ये नाम है। ठीक है। सैचुरेटेड बता दिया, अनसैचुरेटेड बता दिया, एल्केन एल्केन एल्काइल बता दिए। इसकी क्या स्पेशलिटी भैया? किसकी? फुटबॉल 60 फुटबॉल, वैसे ही है। बस ज्यादा नहीं सोच, काम नहीं आता। पानी नॉर्मल, ठीक है। खांसी की दवाई पीते हो? खांसी की हाँ भैया। दारू होती है उसमें? नहीं भैया, दारू तो नहीं होती, कुछ और होता है, लेकिन दारू नहीं होती। अल्कोहल नहीं होती। होती है, अल्कोहल होती है। अल्कोहल होती है, ठीक है। क्या होता है? इथेनॉल, वेरी गुड, इट्स अल्कोहल। देखो रे, इथेनॉल होता है, इथेनॉल। मिथेनॉल अगर डाल गए ना पेट में या चख भी ली, मर जाओगी। ठीक है, इथेनॉल इतनी खतरनाक होती है, मिथेनॉल तो जान से मार देगी। जो दारू वगैरह होती है उसमें इथेनॉल होती है, 2C, है ना। इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट। इथेनॉल इज अ, इथेनॉल का फॉर्मूला CH2OH, CH3 CH2OH, ये होती है इथेनॉल। CH3 CH2OH, OH मतलब होता है अल्कोहल, ठीक है। तो CH3 CH2OH इज बेसिकली द इथेनॉल इज अ गुड सॉल्वेंट। अब क्योंकि एक काफी अच्छा सॉल्वेंट है, जैसे कि कौन सा था, जैसे कि कौन सा था, बहुत बढ़िया सॉल्वेंट जो सबको घोल लेता था। अरे हाँ, एक्वारिज, क्या परसेंट होती है उसकी? 3:1 होती है, HNO3 और नाइट्रिक एसिड। HCl, HCl और नाइट्रिक एसिड। HCl का 3 एंड नाइट्रिक एसिड का 1। तो दिस इज द एक्वारिजिया, रॉयल वाटर, रॉयल वाटर, पेट में मिलता है रॉयल वाटर। ठीक है। पेट में नहीं मिलता वो। अरे वैसे याद हो जाएगा ना, HCl पेट में होता तो रॉयल वाटर। ठीक है, तो ये कहानी है। विराट कोहली लिखा है। तो क्या कह रहा था मैं, तो जैसे वो गुड सॉल्वेंट था, ये भी बहुत बढ़िया सॉल्वेंट है। अब इसका गुड सॉल्वेंट होता है तो इसको काफ़ी चीज़ मिलाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। खांसी की दवाई वगैरह उसमें ये इथेनॉल होती है, ठीक है। तो मस्त तरह से मिला देते हैं, उसमें थोड़ा आता है ना उनको नशा नशा सा, कहते हैं ना जो दारू पीते हैं कि खांसी की दवाई की तरह होती है। सुना होगा ये सब नौटंकी, तो लिख लो। इथेनॉल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर because it is a good solvent, because it is a good solvent, it is used in tincture of iodine. tincture of iodine क्या होता है? अल्कोहल प्लस आयोडीन। भैया उसमें वाटर भी डालते हैं क्या? किसमें? टिंचर ऑफ बिल्कुल, वाटर की कंसंट्रेशन भी होती है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन में वाटर भी होता है, आयोडीन भी होती है, अल्कोहल भी होता है। सबसे कम आयोडीन होता है वो? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आया था सीडीएस में, हाँ वही समझ नहीं आ रहा। पता है मुझे। ये मैंने सही ये कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, 3 पॉइंट्स दे दिए, फिर मेरे को पता भी नहीं था। कभी कभी आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं, कॉमन सेंस से सॉल्व हो जाता है ये, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। क्लास वाले बुक में भी है।
परसेंटेज नहीं दी हुई उसमें, बस नॉर्मल दिया है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, अल्कोहल प्लस आयोडीन, इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। और वाटर नहीं लिखा होगा, वाटर भी होता है, सब होता है, टिक मैंने यही किया था पिछली बार। ठीक क्या है। होता है समझा दो एक बार ही, दिक्कत। टिंक्चर ऑफ आयोडीन जो नाम है, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, इसमें करीब आयोडीन होता है 2 से 4% के करीब आयोडीन, ठीक है। अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा होती है और पानी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अल्कोहल एंड वाटर, तो ये कहानी होती है। आयोडीन सबसे कम होता है, सब कुछ होता है इसमें। अरे लिक्विड है, पानी नहीं होगा, एवोपरेट करोगे नहीं बनेगी भाप, सो नॉर्मल सी बात है। अल्कोहल में डालते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन एक कंपाउंड है, मतलब एक सॉल्यूशन। अब इसका यूज नहीं पता, मतलब उसके वुंड्स के लिए आ रहे हो, वो बिल्कुल यस यस यस, वुंड्स के लिए काम आता है। तुमने देखा वो जो पट्टी लपेटते हैं, वो जो ब्लू ब्लू हो जाता है, हैव यू नोटिस्ड? एक तो बीटाडीन होती है अपनी, जो ब्राउन ब्राउन करती है, मैं पट्टी नहीं, साफ करने, क्लीन करने के लिए। क्लीनिंग, बीटाडीन भी क्लीनिंग ही करती है। बीटाडीन आपकी चोट को वो नहीं करती है, ठीक नहीं करती है। बीटाडीन भी, यस यस यस, बीटाडीन भी वुंड को क्लीन करती है, ठीक नहीं करती है। ये वहम है लोगों का। लेकिन वे लोग ना उसके ऊपर बीटाडीन लगा के पट्टी बांधते हाँ ठीक है। तो ये हैं। क्या बोलोगे, वो भी यही करती है। बीटाडीन का काम होता है क्लीनिंग का, दैट्स क्लीन द वुंड। बाकी अपनी बॉडी खुद कर लेती है, मस्त होती है हमारी बॉडी, तभी कहते हैं खुला छोड़ दो, हो जाएगी सही। ठीक है। बैक्टीरिया वगैरह। तो लिखो, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स इट इज अ गुड सॉल्वेंट। आगे उसके आगे है यूज्ड इन टिंक्चर ऑफ आयोडीन, टिंक्चर ऑफ आयोडीन यानी कि अल्कोहल प्लस आयोडीन। इसमें लिखो कफ सिरप एंड मैनी टॉनिक्स। डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, मतलब ज्यादा पानी और कम अल्कोहल मिला के, समझ आ रहा है? अरे टिंक्चर ऑफ आयोडीन अगर ज्यादा पानी मिलाएंगे क्या हो जाएगा? मामला गड़बड़ हो जाएगा। डाइल्यूट फॉर्म में भैया पानी, अल्कोहल सबसे ज्यादा डालना है। पानी, अल्कोहल, अरे मारोगी। मिथेनॉल खतरनाक होती है, इथेनॉल, ठीक है। लेकिन जो मिथेनॉल होती है, जो बस CH3OH होता है, जिसमें एक ही सी है, ये होती है खतरनाक। इसका हल्का सा भी टेस्ट कर लिया ना आपने, हल्का सा भी, बुम, 7वें आसमान पे हो जाओगे। ओके, तो लिख लो, लिखो इसमें कि मिथेनॉल, ये सेकंड है ना, अलग से मिथेनॉल है। मिथेनॉल इज मच लीथल टू द ह्यूमन बॉडी। इवन अ स्मॉल इंटेक ऑफ मिथेनॉल लीड्स टू डेथ। टू द लीगल बॉडी, ह्यूमन बॉडी, लीगल बॉडी में कंपनी में आ जाती है, ठीक है। कंपनी में केस करते हो ना तुम लोग, मैगी पे केस कर दिया, लीगल बॉडी है, ओके। ह्यूमन बॉडी अलग है, हार्ड मास की। पता है कैसे मारती है ये? आपके शरीर में जाएगी, जैसे आप अंडे उबालते हो ना, कोगुलेट हो जाता है, वाइट, फिर अंदर वो अंडा गोल गोल, देखा होगा ना वो। खाते हो अंडे सुधीर? नहीं खाते? वेजिटेरियन फुल खाते? जानवर खा जाती हो? जानवर खाती हो? हाँ मैं खा रही हूँ। जानवर भी, मुर्गे की लाश, ये CH3OH गैस का पानी है। मिथेनॉल, चिकन कहता है, मैं तो नहीं खाता। ठीक है। तो जैसे अंडे को उबाल के कोगुलेट हो जाता है ना, वो कोगुलेट हो जाता है, तो वैसे ही आपका सेल कोगुलेट हो जाता है मिथेनॉल का इंटेक लेते ही। अब सेल कोगुलेट हो जाएगा, उसमें मेटाबॉलिज्म कैसे होगा? तो आप सीधा यमदूत, ठीक है। अब आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट। आपके कपड़े कैसे साफ होते हैं यार, ठीक है। तो क्या होता है, कहानी बताते हैं आज तुम लोगों को, मस्त वाली। लिख लो एक नॉर्मल लिखो कि सोप्स आर लॉन्ग चेन ऑफ सोप्स आर, लॉन्ग चेन काटो, सोप्स आर पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट्स, सोप्स आर पोटेशियम एंड सोडियम सॉल्ट्स ऑफ
Soaps are potassium and sodium salts of long chain of carboxylic acid. Long chain of carboxylic acid. Sodium salts of Long chain of carboxylic acid. ठीक है. This end is hydrophilic. This end is hydrophobic. अलग से बना देते हैं. Soaps are potassium and sodium salt of long chain of carboxylic acid. ठीक है. This is hydrophilic. This is hydrophobic. देखो रे, जब आप झाग बनाते हैं, आप किसमें आप गए नहाने गए, है ना, झाग बन जाते हैं डर्ट से, आपकी गंदगी साफ हो जाती है झागों के साथ, राइट. तो जो झाग होता है एट द एंड, उसमें ना एक सबसे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होता है, दैट इज मिसल. कहते हैं MICELLES, इन्हें मिजल्स कहते हैं. तो मिजल्स बनते हैं बहुत सारे. क्या बनते हैं? मिजल्स. मिजल्स का ऐसा डायग्राम होता है. एक एंड पे सोडियम सॉल्ट, मैंने बताया सोप्स सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट होता है, तो इसलिए Na+, और जो एक एंड होता है उसका हाइड्रोफोबिक होता है और एक होता है हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफोबिक मतलब जो डर्ट को अट्रैक्ट करता है. डर्ट आपकी ये है छोटी सी, ये ऑयली टाइप की होती है, देखिए ऑयली होती है डर्ट, गंदगी. तो ये आपका ऑयली नेचर को अट्रैक्ट करता है. तुमने सुना लोग कहते हैं मैं हाइड्रोफोबिक हूं पानी से, है ना. तो यानी पानी को अट्रैक्ट नहीं करता, ये आपकी गंदगी को अट्रैक्ट करता है. हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिया, राइट. पानी को जो अट्रैक्ट करता है, पानी की तरफ जो जाता है, वो है हाइड्रोफिलिक. ठीक है, हाइड्रोफिलिक इज जो पानी की तरफ जा रहा है. तो क्या होता है, गंदगी हाइड्रोफोबिक एंड मिला लेता है और आपका पानी की तरफ ये निकल जाता है मामला, और ये घुल के झाग बना के गंदगी को अपने साथ ले जाते हैं. झाग आपके क्लाउडी क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो लाइट स्कैटरिंग फिनोमेना होता है, उसमें लाइट क्या करती है, स्कैटर करती है. तो झाग आपको क्लाउडी टाइप दिखते हैं. तो लिख लो, ये डायग्राम बना लो. मिजल, और इसमें लिखो क्या बोला? सोप सॉल्यूशन. एक सेकंड. अब soap solution looks cloudy, appears cloudy because it scatters the light. Scattering phenomena होता है, ये भी क्वेश्चन आता है बहुत बार. Because of scattering phenomena. वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला. Yes, scattering of light. इसमें भी होता है ना, बिल्कुल. सुबह शाम जो बादलों में scattering of light, blue color of the sky. ठीक है, तो यही है कहानी. अब क्या होता है, कभी कभी तुमने देखा खारा पानी होता है, खारा पानी, ठीक है, लिखो, उसे कहते हैं हार्ड वाटर. क्या बोलते हैं उसे? उसमें साबुन काम नहीं करता. तुमने देखा होगा नोटिस, उसमें आप डिटर्जेंट डालोगे, आप सर्फ वगैरह डालोगे, वो काम करते हैं, लेकिन आपका सोप काम नहीं करेगा. उसमें कपड़ा नहीं धो पाओगे आप अपने साबुन से. हार्ड वाटर में बेस ज्यादा होता है. हार्ड वाटर में क्या होता है, आपका खारा पानी ज्यादा होता है, सॉल्ट, बिल्कुल सॉल्ट ज्यादा. लिखो इनको, लिखो, हार्ड वाटर कंटेन्स calcium and magnesium salts which causes the hardness of water. Calcium and magnesium salts which causes the hardness of water. अब इनके लिए हम क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, राइट, सर्फ एक्सेल वगैरह. लिखो, we use detergents as the cleaning agent in case of hard water. We use detergent as a cleaning agent in case of hard water. क्यों यूज कर डिटर्जेंट, वो किससे बने होते हैं? लिखो, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम एंड सल्फोनेट, अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ, डिटर्जेंट्स आर अमोनियम एंड सल्फोनेट salts of long chain of carboxylic acids. Detergents are, लिखो रे, detergents are
क्या भैया? सल्फोनेट Sulfate एंड अमोनियम सॉल्ट्स ऑफ salts of लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसी राइटिंग मत लिख देना वहां पे, अरे ये तो आप तेज बोल रहे हो एसिड्स। ठीक है? एसिड्स ना दिन एसिड्स होते हैं उनमें, ठीक है? ये था आपका कार्बन कंपाउंड का मामला जो सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आता है मस्ट चैप्टर आपका पीरियोडिक टेबल। कैसे कैसे क्या होता है पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। देखो यार, पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल आज की हु डिस्कवर्ड टुडेज पीरियोडिक टेबल? हेनरी मॉजले। कहानी बताते हैं पहले, फिर लिखवाएंगे, है ना? कहानी सुनना पहले थोड़ी सी। भैया ये जो ये सोप का मतलब सोप को पानी में मतलब मिलाएंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा ये मेसल वाला फॉर्मेशन, ये मॉलिक्यूलर लेवल। डिटर्जेंट को भी यही आएगा। क्या होता है देखो, जब आप सोप मिलाएंगे ना हार्ड वाटर में तो स्कम बनते हैं, झाग नहीं बनते, ठीक है? स्कम एक अलग से। तुमने कभी ट्राई करा है किसी नहाने का हार्ड वाटर में, खारा पानी में नहाना कभी? तो विल नोटिस दैट हम जब यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे पहले ना साफ पानी नहीं आता था जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, क्योंकि हमारा पानी का कनेक्शन यूज़ नहीं होता, तो हम यहाँ से समर सेवल का पानी निकालते थे नीचे, तो वो खारा पानी है दिल्ली की धरती में, ठीक है? तो क्या हुआ, कपड़े नहीं धुलते थे, मतलब जब उससे साबुन से स्कम टाइप बना के निकाल देता था, साफ नहीं होते थे, लाइक साबुन लगता ही नहीं था, बस घिस रहा था, साबुन में झाग ही नहीं उठ रहे थे। बट डिटर्जेंट क्या करता है? प्रॉपर क्लीनिंग एक्शन करता है, ओके? प्रॉपर वहां पे तुम्हारे झाग वगैरह बनाएगा जिससे कि आपकी डर्ट बाहर आ जाएगी। अब कहानी क्या है देखो यार, बहुत सारे एलिमेंट्स थे जो उस टाइम अकर हो रहे थे, लोगों को पता लगा एलिमेंट्स चाहिए, कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह ये सब, लाइक हाईली। तो खैर, तो बहुत सारे एलिमेंट थे। अब लोगों का ये था भाई, लोगों ने बायोडाइवर्सिटी तो क्लासिफाई करना शुरू कर दिया, क्या क्यों ना ऐसा करें कि भाई एलिमेंट्स को भी एक तरीके से लगाया जाए, किसी प्रॉपर्टी के साथ लगाया जाए, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स इनमें कुछ प्रॉपर्टी सेम थी, कुछ थे किसी में नहीं थी, तो किस ऑर्डर में लगाया जाए जिससे कि लोग आराम से पढ़ सकें। तो ऐसा ख्याल सबसे पहली बार आया आपके फेमस साइंटिस्ट डॉबर्नियर को। किसको आया? डॉबर्नियर ने 1817, बताओ हम तो गुलाम थे, ठीक है? 1817 में आपके डॉबर्नियर साहब, बड़े बढ़िया बंदे। पता क्या होता है देखो, क्या एक बात बताता हूं मैं तुम्हें, आज की रियलिटी सुनना लाइफ की, कि कभी भी पहली इन्वेंशन जो होती है बेशक इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन उसको हमेशा अच्छा माना जाता है। क्यों? एक आउट ऑफ द ब्लू कोई भी ख्याल आता है जो किसी ने सोचा, लेकिन किसी ने ला के रखा, लेकिन गलत ही रखा। लाइक जैसे लोगों ने बोला भैया सूरज घूम रहा है अर्थ के अराउंड, अब गलत ही था, लेकिन किसी ने सोचा, राइट? किसी ने सोचा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। फिर बाद में लोगों ने करेक्ट किया, नहीं रे सूरज नहीं, अर्थ घूम रही है सूरज के अराउंड, राइट? वो भी एकदम रेवोल्यूशन वाला मामला था, ओके? जैसे लोगों ने बोला सब कुछ भगवान के हिसाब से होता है, बट फिर साइंस आई, बोला नहीं, एवोल्यूशन होता है भाई, एवोल्यूशन क्लाइमेट के हिसाब से भी होता है, जेनेटिक डिफरेंसेस से भी होता है, अलग अलग चीज से होता है, राइट? तो ये सब कहानी रेवोल्यूशनरी आइडियाज हैं, जब लोगों के दिमाग का जो पर्दा होता है उसको हटाने के लिए आते हैं, चाहे वो गलती क्यों ना सही, लेकिन रेवोल्यूशनरी होते हैं। ऑलवेज रिस्पेक्ट दोज आइडियाज। बेशक ये भाई साहब थोड़ा थोड़ा बोल के गए, लेकिन अल्टीमेटली दे आर द पायोनियर, दे आर द पायोनियर ऑफ दीज थिंग्स, दीज इन्वेंशंस। ऑलवेज रिस्पेक्ट दीज, ऑलवेज रिस्पेक्ट। जैसे आज तो आप एलईडी बल्ब में आपके पास ट्यूबलाइट है, थॉमस अल्वा एडिसन मेड द बल्ब, आज कोई भी यूज नहीं करता, लाइक सब लोग आगे ट्यूबलाइट, लाइक मोस्टली बता रहा हूं, बट उस टाइम का बहुत रेवोल्यूशनरी आइडिया था वो, बहुत रेवोल्यूशनरी। तो ये कहानी होती थी, ऑलवेज रिस्पेक्ट दीज थिंग्स, राइट? तो डॉबर्नियर ट्राइड ने पहली बार सोचा कि भाई इस एक तरीके से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? कि भाई सारे एलिमेंट्स को जो भी मिल रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के लगाओ, उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। किस पे? एटॉमिक मासेस के बेसिस पे। एटॉमिक मास क्या होता है सुधीर? एटॉमिक मास भैया
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। वेरी गुड, सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं एटॉमिक मासेस, राइट। तो बोला मैं एक ऑर्डर बनाता हूं, जिसने बोला कि मैं ट्रायड बना रहा हूं, तीन ट्रायड, तीन का ग्रुप। तो बोला कि अगर मैं 3 का ग्रुप बनाता हूं, लीना के, कासरबा, कलबराई, राइट। तो भाई बीच वाला जो एलिमेंट है वो एवरेज ऑफ मास ऑफ अबव द टू। अगर मैं Li का मास प्लस K का मास डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो आंसर ये आएगा, Na का मास आएगा, ठीक है। दिस इज डॉबर्नियर ट्रायड। लेकिन ऐसे बस एक कुछ ही ग्रुप बना पाया, सारे नहीं बना पाया, इसलिए फेल हो गया, ठीक है। तो पहला वाला जो आइडिया दिया इसने वो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे लगाने के लिए बोला। तो बड़ा रिवोल्यूशनरी आइडिया था कि भाई क्यों ना लगाया जाए एटॉमिक नंबर को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे, एटॉमिक्स मतलब एटम्स को, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्यों ना लगाया जाए, ठीक है भाई। अब आता है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। देखो कब करा इसने, 1817। अगली कब आई, 1866। तो लोग देखना शुरू हो गए, लोग बोले चलो हम भी ट्राई करेंगे, ट्राई करते हैं, लगाते हैं एटम्स को लाइन पे, बोला ठीक है लगाएंगे। तो न्यूलैंड वॉज अनदर साइंटिस्ट, न्यूलैंड ही वॉज अनदर साइंटिस्ट। उसने लगाया, उसने बोला चलो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे लगाएंगे। ही सेड एटॉमिक मासेस के बेसिस पे लगाएंगे, और लेकिन अच्छे से लगाएंगे। जब न्यूलैंड लगा रहा था आपके एलिमेंट्स को लाइन वाइज, उस टाइम सिर्फ 56 एलिमेंट प्रेजेंट थे, अभी लगभग 118 है, लगभग आगे और भी आ सकते हैं, नोबडी नोज। लेकिन इस भाई साहब ने बोला 56 ही एलिमेंट और 56 ही रहेंगे, और 56 के 56 से लगा दिए। किस ऑर्डर में, म्यूजिकल नोट्स के ऑर्डर में। कैसे इसने जो लगाए, इसने लगाया जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। देखो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, देखो ये दिख रहा है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दिख रहे हैं पीछे वाले। तो इसने लगाए और इसने क्या बोला, लुक एट हियर। इस भाई साहब ने बोला कि भाई, क्या बोला इसने बोला कि ये जो आफ्टर एवरी 7th एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी रिपीट होती है 8वें एलिमेंट के बराबर, ठीक है। एवरी 8th एलिमेंट लाइक रिपीट्स द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। इसे ऑक्टेव बोला गया। इसने इसको गाने का नाम दिया, जैसे अपने होते हैं सारे गा मा पा धा नि सा रे गा मा पा धा नी, और सा फिर से वही आता है, रिपीट हो गया ना। इनकी वैरायटी में क्या होता है, डो रे मी फा सो ला टी, फिर से डो, ठीक है, ठीक है, डो रे मी फा सो ला टी, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं एट द एंड बोला ये इस टाइप के, ये रिपीट करते हैं आपस में। बोला ठीक है, लोगों ने मानना शुरू किया, लेकिन इसका कामयाब नहीं हुआ। इसका कामयाब ना होने का कारण से ज्यादा ये था, ये जो डो रे मी फा सो ला टी था वो बस एक टाइम के बाद रिपीट नहीं कर रहा था मामला, ठीक है। एक टाइम के बाद जो इसका जो ऑक्टेव था वो एक टाइम के बाद रिपीट नहीं कर रहा था। पहली क्वालिटी, पहला इसका डीमेरिट बता रहा हूं, नेगेटिव, ताकि लोगों ने और सोचा होगा ना फिर बाद में। दूसरा, इसने डो रे मी फा सो ला टी को पुट करने के लिए, सही करने के लिए 2 एलिमेंट्स को एक ही ग्रुप में डाल दिया, देखो दिख रहा है। और वो भी किस ग्रुप में डाला, ऊपर देखो उसके F कलबराई, उनके ग्रुप में डाला कोबाल्ट और निकल को, बल्कि कोबाल्ट और निकल आयरन से ज्यादा मिलते हैं। और इन भाई साहब ने किस में डाल रखा है, हेलोजन के केस में, वो मेटल है और वो नॉन मेटल है, तो गलत डाल रखा था, केमिकल प्रॉपर्टीज गलत थी उसकी एकदम, ठीक है। और क्या कहानी, भाई साहब बोलते 56 एलिमेंट है, लेकिन आज तो 118 है, तो वैसे ही गलत हो गए। जब लोगों को नए नए एलिमेंट और मिलने लगे तो न्यूलैंड को पकड़ा, हाँ भाई, बोला सॉरी। बहुत कम, लाइक उसने जो डाला, ये था डॉबर्नियर वाला, कम थे, लेकिन उसने बस 3 के लिए 3-4 मुश्किल से बोला, आगे मेरे बस की बात नहीं है, इतना फॉलो हो रहा है, फॉलो देम। लेकिन उसने बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है मासेस के बेसिस पे, इसने आगे बढ़ाई, लेकिन मजा नहीं आया इसके में। ये तो अपनी बात रख के चला गया, वही बात थी एक तरीके की, बस जबरदस्ती ठूस के कोबाल्ट निकल को जबरदस्ती ठूसा उसने, देखा। और जो कि इक्वलेंट टू आयरन है, आयरन देखो यहाँ पे आगे लाके दे रखा है उसने, और जबकि कोबाल्ट उसके साथ डालना चाहिए था उसको, राइट। तो काइंड ऑफ दैट थिंग। अब आया मेंडलीव, क्या आया, मेंडलीव, दिमित्री मेंडल, रशियन साइंटिस्ट, वेस्ट साइबेरिया में पैदा हुआ था,
मेंडलीव ने ऐसा क्या करा, माँ का पढ़ाया हुआ बच्चा था तो बढ़िया बढ़िया बातें करी उसने। तो हुआ क्या भाई, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक टेबल बनाई जिसमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की डिमेरिट नहीं थी। पहला क्या, मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल बनाई, सुनो रे ध्यान से, उसने बोला, उसने सारे एलिमेंट्स को मासेस के अकॉर्डिंग लगा दिया। कैसे, उसने सिर्फ मास के अकॉर्डिंग ही नहीं लगाया, उसने यार देखो, उसने जैसे उस टाइम पे मेंडलीव के टाइम पे लगभग 63 एलिमेंट्स थे। कितने थे? उसने हर एलिमेंट को रखा और उसको रिएक्ट करवाया दो लोगों के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ और ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड के साथ, मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ, मतलब वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवाया हर एक एलिमेंट को। ठीक है, मैंने तो बताया था मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं सबके साथ अलग अलग, राइट। तो इस बेसिस पे जब उसने देखा, जब उसने 63 एलिमेंट लगाए सबकी केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिकली द वर्ड इज केमिकल प्रॉपर्टी, इसने केमिकल प्रॉपर्टी को भी ध्यान में रखा और जब उसने रिएक्शन करवाया उनके साथ, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, ही फाउंड द अमेजिंग रिजल्ट। बोला भाई मैंने देखा कि ये आराम से एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग लग रहे हैं अपने आप और साथ में रिपीट भी कर रहे हैं। सारे मेटल एक जैसे होते हैं ना, मेटल सोज सेम कैरेक्टर। मेटल में एसिड डालोगे हाइड्रोजन निकालेगा नहीं निकालेगा? ऑल द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक। दिख गई उसको? बोला कमाल हो गया। तो पहली बार एटॉमिक मास के बेसिस पे जो पीरियोडिक टेबल दी, जो बहुत अच्छी फर्म थी, लॉजिकल थी, वो मेंडलीव भाई साहब ने दी। किसने दी? इसलिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को बहुत अच्छा माना जाता है। एटॉमिक मास पे इन्होंने भी दी, इन्होंने हवा में दी, मेंडलीव ने बढ़िया तरीके से दी कि भाई फर्मनेस है, देख लो, चेक कर लो। दूसरी चीज और अच्छी बात क्या दी इन्होंने बोला, इन्होंने देखो उसने करा होगा, ऑब्वियसली करा उसने एक्सपेरिमेंट, उन्होंने देखा देयर इज सम गैप, 2-3 एलिमेंट उनके बीच में गैप आ रहा है कि मतलब जो क्रोनोलॉजी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही, लाइक 1 2 3 5 4 गायब हो गया, है ना, 6 7 8 20 ऐसे करके बीच में बहुत सारे गायब हो गए। तो मेंडलीव ने बड़ा अच्छा दिमाग लगा के बोला, पता क्या बोला, कि ये एलिमेंट प्रेजेंट हैं बट हमने अभी डिस्कवर नहीं किया है इनको। ये गैप ऐसे नहीं आ रहा, ये गैप इसलिए आ रहा है बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट्स विच इज नॉट डिस्कवर्ड येट। और आज उसकी बात का रियलिटी पता लगती है हमें, समझ आ रही है? तो ये बात उसने बड़ी प्यार से बोली और जिसमें उसने अपने पीरियोडिक टेबल में गैप्स छोड़े और उन गैप्स को आगे चल के भरा गया जब वो गैसेस या कोई भी चीज आके निकली। कितना बढ़िया दिमाग लगाया उसने, रिवॉल्यूशनरी नहीं, एकदम बढ़िया एकदम। तो ये थी मेंडलीव की कंट्रीब्यूशन मस्त वाली, कि मासेस के बेसिस पे दी इसने, पीरियोडिक लॉ दिया कि इन एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। जो एलिमेंट्स हैं वो पीरियोडिक मासेस पे डिपेंड करते हैं सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में। तो ये था आपका मेंडलीव का काम। लेकिन इसकी डिमेरिट क्या थी? पहला डिमेरिट, ये बंदा कंफ्यूज हो गया। हाइड्रोजन एटम मेटल की तरह भी काम कर रहा है लेकिन नॉन मेटल की तरह भी काम कर रहा है, तो किसमें डालें, मेटल की तरफ या नॉन मेटल की तरफ? तो इस बंदे से डिसाइड नहीं हुई हाइड्रोजन की पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल, पहली। दूसरी चीज, इसको आइसोटोप का ज्ञान नहीं था और ना ये अनुमान भी लगा पाया। आइसोटोप्स है ना, हो सकते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट। सही बोल रही है, सेम एटॉमिक नंबर विद डिफरेंट एटॉमिक मासेस, राइट। क्या चेंज होता है इनमें? केमिकल प्रॉपर्टी इनकी बदल जाती है। अरे क्या बदलता है इसमें? केमिकल प्रॉपर्टी बदलेगी, केमिकल प्रॉपर्टी बदलती है आइसोटोप्स की। तो इसको पता नहीं था इसके बारे में। जब बाद में आइसोटोप निकले, जैसे क्लोरीन का, कार्बन का, कार्बन 14, कार्बन 12, राइट, कोबाल्ट C60, आयोडीन 131, U235, है ना, हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, राइट। तो ये जब निकले इसको पता नहीं था उनके बारे में, तो उसने छोड़ दिया था। सेकंड डिमेरिट, अब वही है, साइंस है, छोटी छोटी चीज को देखती है गलती निकालने के लिए। थर्ड था कि सारे के सारे एटॉमिक मास लाइन वाइज नहीं बढ़ रहे थे, ठीक है, एट द एंड। ऑब्वियस है, क्यों? इनको न्यूट्रॉन के बारे में नहीं पता था, और पता होता तो समझ जाते। तो सारे के सारे एटॉमिक मास एग्जैक्टली कुछ कुछ इन्होंने, अब इन्होंने चालाकी क्या करी इन्होंने, बहुत बढ़िया। सपोज 2 एलिमेंट है, एक का है 19 और एक का है 20, क्या? एक का एटॉमिक मास है सपोज 19,
एक का है 20, तो उन्होंने 20 वाले को पहले रख दिया। क्यों? ताकि केमिकल प्रॉपर्टी फिट हो सके। रखा सही, लेकिन अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। राइट? अपनी बात रखा सही था कि केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम आ रही है। अब वो न्यूट्रॉन थोड़ी पता होगा इनको कि न्यूट्रॉन में होता है कुछ ऐसा कुछ। तो काइंड ऑफ दैट थिंग, ये वो तो डिस्कवर भी नहीं हुआ मतलब। न्यूट्रॉन वगैरह, तो वही कहानी है। तो इनका मास वाला कहानी ठीक से फिट नहीं बैठ पाई। फिर आया 1913, अल्टीमेटली मस्त वाली पीरियोडिक टेबल आई जो हम आज भी यूज करते हैं। लुक एट द पीरियोडिक टेबल, आज वाली, ये वाली देखो, दिस वन, थ्योरी नहीं आई थी ना कोई, इसलिए क्या होगा ऐसा। दिस वन, दिस इसको देखो, पीरियोडिक टेबल दिख रही है, ये पीरियोडिक टेबल है। दिस इज व्हाट वी कॉल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन हेनरी मोजलेस लॉ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। इन्होंने क्या बोला, इधर देखो, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि Z। तो सारे के सारे एटॉमिक नंबर जो हैं बेसिकली, एटॉमिक जो लगे हुए हैं एटम्स, एलिमेंट्स, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लगे हुए हैं। पहली बात, इन्होंने हाइड्रोजन को एक अच्छी जगह दी। नंबर 1 एलिमेंट इज हाइड्रोजन। आइसोटोप्स भी इन्होंने डिस्कवर कर दिए। राइट? सारी की सारी डीमेरिट खत्म कर दी थी जो मेंडलीव की थी। ये नॉन मेटल हाइड्रोजन है क्या? हाइड्रोजन नॉन मेटल की कैटेगरी में डाला है उसे, नॉन मेटल लग रहा क्योंकि मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा शो करता है। मेटलॉइड में डाला ठीक है? है ना, पीला दिखा रहा नॉन है। मेटल। अच्छा, हाइड्रोजन में ओके ओके, बट मेटल वाले ग्रुप में डाला है क्योंकि उसमें क्या सीन है उसमें, क्योंकि ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है। हाइड्रो लाइक इट इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, नॉन मेटल, लेकिन फर्स्ट ग्रुप में डाला है। फर्स्ट ग्रुप में क्यों डाला है? क्योंकि इट इज ऑलवेज मोस्टली H+। यस और नो? H- सुना है कभी? H- होगी हाइड्रोजन एटम। क्या होता है देखो, दिस इज हाइड्रोजन एटम। राइट? अब ये एक ले सकता है तब भी इसका फुल हो जाएगा, एक छोड़ेगा तब भी फुल हो जाएगा, छोड़ देगा तो दिक्कत हो जाएगी। छोड़ेगा तो बच्चे नहीं। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। ओके, सो दिस इज मोर अबाउट दैट थिंग। छोड़ेगा दिक्कत नहीं होगी, सुनो इसे, लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, छोड़ने का ज्यादा इसका सही रहता है मामला। ठीक है? तो S पॉजिटिव अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा हमेशा, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेके हमेशा S2 में देखते हो ना, हमेशा हाइड्रोजन अबाउट S2। तो बेसिकली फर्स्ट ग्रुप में डाला गया। सेकंड थिंग, आइसोटोप थे। और थर्ड थिंग क्या है, कोई भी ऐसा नहीं था कि 4 या 5 पहले आ रहा है बाद में आ रहा है, प्रॉपर एकदम लाइन वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्वालिटी देखो इनकी, अब इसी कुछ क्वालिटी बताता हूं। वैलेंसी क्या होती है? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? नॉर्मल देखो पहले, साइज, एटॉमिक साइज देखो, पीरियोडिक टेबल देखो, लुक एट हियर, ये जो लाइन वाइज रोज दिख रही है, रोज ऐसे से जा रहा हूं लेफ्ट टू राइट, दिख रही है? कितने हैं? 7। अभी बुक में देखो 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 रोज। और कॉलम कितने? 18 दिख रहे हैं? तो उन्हें ग्रुप्स बोला गया। जो 18 हैं वो ग्रुप्स हैं और जो 7 हैं वो पीरियड्स हैं। दिख गए? अब मैं एक बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि जैसे जैसे हम लोग देखो, ये जो आपके ये जो क्या कहते हैं रोज हैं, पीरियड्स में वैलेंस सेल इक्वल रहती है हमेशा। सेल मतलब बताते हैं अभी क्या कहानी है। सेकंड पीरियड के आइटम के नाम बोलो। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है? अब देखो लिथियम का फॉर्मूला क्या है? अरे एटॉमिक नंबर 3 ऐसे बनेगा। बेरिलियम का 4। तो उसमें एक और आ जाएगा, है ना, लाइक 1 2 3 4। और किसका है? ये Be, दिस इज ली। बोरोन का 1 2 3 4 5। तो क्या देख रहे हो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है, लेकिन सेल 2 की 2 हैं। दिख रही है? इन्हें वैलेंस सेल बोलते हैं। दिस इज वैलेंस सेल। सेल सेम रहती हैं, पीरियड में जाएंगे, जैसे जैसे पीरियड की लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, सेल विल रिमेन द सेम। क्या? सेल विल रिमेन द सेम। आ रही है बात समझो इतनी सी बात? इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? और जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जाएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, सेल बढ़ जाएगी। जैसे पहले वाले में 2 थी, 1 थी, अब आई 2, फिर 3, ऐसे करके बढ़ती जाएंगी। वैसे तो 8 तक होने चाहिए ना पहले में तो। क्या? 8 बिल्कुल है, चेक करो नियॉन गैस। नियॉन में 10 है ना। ठीक है?
जैसे ना 2 8 समझ आ गई? तो ऐसे मामला होता जाएगा, नीचे में सेल बढ़ती है। दूसरी कहानी क्या है, देखो इधर, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे, दिख रहे हैं? अरे लुक एट हियर, बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, नहीं बढ़ रहे? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा किसी में तो साइज क्या होगा, छोटा होता जाएगा। तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाऊंगा साइज क्या होगा, छोटा होगा। समझ आ रही इतनी सी बात सुधीर? क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और नीचे जाऊंगा तो सेल बढ़ रही है, सेल, तो साइज अपने आप ही बढ़ जाएगा। तो नीचे जाएंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो एटम साइज घटेगा बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो ये कहानी है, छोटे होंगे। ये छोटे होते जाएंगे, राइट, स्मॉल हो जाएंगे। तो ये है मेन कहानी। ओके, एक है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, एक है इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर। लुक एट हियर, मेटल को इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। क्यों? वो अपना एटम छोड़ देते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। जैसे ली, ना, के, रब, CS, फरियाद, FR है ना, FA FR है, ठीक है। तो लीना का जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 3 तो 3 है। अब इसको दिक्कत होगी ना साथ लेने में, तो ये एक छोड़ देता है इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है? तो एक छोड़ दिया तो कितना कितना चार्ज आया, +1 प्लस। ऐसे n पे भी एक प्लस था, रिमेंबर? तो एक प्लस आते हैं इन पे। सेम सेकंड वाले, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप रोए। बताओ कितनी दिक्कत है। R A क्या है? RA है ना? तो इसमें +2 आ जाते हैं। समझ आ रही है? 2 एटम छोड़ देते हैं बेसिकली। तो इधर देखो, अब मैंने क्या बताया था, जैसे जैसे नीचे जाते हैं एटॉमिक शेल बढ़ती है। Na का नंबर क्या होता है रे? एटॉमिक नंबर क्या है Na का? है 11, 1 2, यहाँ पे 8 हो जाएंगे, है ना? और फिर 1 आएगा, राइट? तो क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से दूर है तो न्यूक्लियस कम फोर्स लगा पाएगा, लेकिन इस पे ज्यादा फोर्स लगा कंपैरेटिवली। ये तो पास में ना, लीना का कहाँ है? कहाँ है लीना का? क्या है? हाँ ली। तो 1 2 और ये 1, राइट? इसमें कितनी सेल है? 2। तो ज्यादा फोर्स लगेगी नहीं लगेगी? अबे बताओ ना। इसमें 1 2 3 दिख गई, इसमें 1 2, तो फोर्स ज्यादा इसमें लगेगी ना न्यूक्लियस की। लेकिन छोड़ दोनों रहे हैं, फिल करना है दोनों को, राइट? लेकिन फोर्स ज्यादा किसमें लग रही है? इसमें लग रही है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होगा, मतलब जो इजीली छोड़ दे? ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ज्यादा जल्दी पॉजिटिव चार्ज कौन लाएगा अपने ऊपर? जो ज्यादा जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती जाती है। समझ आ रहा है ये कहानी? तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगी। समझ आई इतनी सी बात? क्या रे 11th में पढ़ाते हैं ये सब? पढ़ा है? वेरी गुड। तो यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मेटेलिक कैरेक्टर। तो मेटेलिक कैरेक्टर नीचे जाते जाते बढ़ेगा। मेटल का कैरेक्टर नीचे जाते जाते, मेटल है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नीचे जाते जाते मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये कहानी है। ये लगता है हवा चल रही है, हवा के साथ। ठीक है? सो ये कहानी है। समझ आ रही कहानी? कितनी प्यारी कहानी थी। हाँ भैया बढ़िया थी, तो लिख लो अब इसको थोड़ा स्टार्टिंग से ही। काफी अच्छी टेबल है। ओके, और नीचे से ऊपर आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ेगा। जैसे F, कल, बर, आई। फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन मेटल खतरनाक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल मोस्टली। ये कहानी होती है। तो लिख लो अब थोड़ा सा। तो मेटल और नॉन मेटल पता लगा। मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा। अब एक और चीज इधर देखो, एक लाइन सेपरेट करिए मेटल और नॉन मेटल को, दिख रहे हैं? इस लाइन के आसपास जो भी एलिमेंट है उन्हें मेटलॉइड कहते हैं, जो मेटल और नॉन मेटल की तरह दोनों की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जांपल बहुत आते हैं इसके, देखो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम। एंटीमनी पे उन्होंने हाईलाइट नहीं कर रखा, लेकिन एंटीमनी भी है, इट्स अ मेटलॉइड।
इन्हें मेटलॉइड बोला गया। समझ आ रही है? अरे कहानी समझ आई? हाँ बढ़िया। लिखवाना है इसमें। सीरीज तो लिखवा रहे हो, और ज्यादा important। चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में लिखवाते हैं, है ना। डॉमिनेट ट्रेड वगैरह ये सब खर्चा पढ़ लेना। नॉर्मल इससे कोई पढ़ने वाली चीज नहीं है, नॉर्मल समझाने वाली चीज थी। बता दिए डॉमिनेट ट्रेड के बारे में। लिख लो पहले एक बार। लिखो नंबर 1 पहले कौन सा है? डॉमिनेट ट्राइड। नंबर 1 लिखो डॉमिनेट ट्राइड 1817, राइट। क्या क्या है इसमें? ये तीनों लिख लो, आते हैं कभी कभी। डॉमिनेट कौन से ट्राइड थे? कासरबा, कलबराई लिखे थे, लीना के लिखे थे। नहीं लिखे तो लिख लो ना फिर। घर जाके मैं पता नहीं। अबे लिख लो, लीना के कलबराई और क्या था? कासरबा। कासरबा। तो ये हो गए डॉमिनेट ट्राइड। अगला आ जाओ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। इट इज बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स। बेस्ड ऑन म्यूजिकल नोट्स, राइट। इसमें लिख लो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। काट देती तो सही रहता। अरे जगह है तो क्या यार तुम भी। अरे ये पूरा दूसरा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में लिखो प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। अगला आ जाओ, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसने दिया था, बाकी ने तो मास पे कंपेयर किया था, ठीक है। बाकियों ने मास के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा मामला निकाला, लेकिन न्यूलैंड आपके मेंडलीव जो है, इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल का। लिखो मेंडलीव ने, मेंडलीव के बारे में लिखो। ही गेव periodic law. He gave the periodic law which states that the properties of elements are periodic function of their atomic masses. Periodic functions of their atomic masses. ठीक है भाई। आ जाओ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लिमिटेशन बताया ना क्या थी इसकी? आइसोटोप, हाइड्रोजन और एटॉमिक मासेस कहीं कहीं गड़बड़ मार रहे थे। क्या तबीयत? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखो। अबे हार्डली मैटर्स। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लिखो। इट हैज 7 periods and 18 groups. It has 7 periods, that is rows. रो कितनी है? 7 और कॉलम्स कितने? 18, 18 ग्रुप्स। बेस्ड ऑन हेनरी मॉजले, which give the modern periodic law, which gives the modern periodic law, which states that properties of elements are periodic function of their atomic number. ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक लिखो थोड़ी सी इनके बारे में। क्वालिटी लिखवा रहा हूँ इसकी पीरियोडिक टेबल की। इसमें लिखो कि when we go from left to right across the period, when we go from left to right across the period, atomic radius decreases. Atomic radius decreases. क्यों? Increasing charge, because of increasing attraction, gravitational force. Yeah, because of Increasing nuclear attraction. Down the group atomic radius increases. Down the group
atomic radius increases. काहे? Because of additional cell. है ना? लिखो अगला, metals are electropositive in nature. पॉजिटिव चार्ज होता है ना उन पे. Metals are electropositive in nature. Metallic character increases down the group. Metallic character increases down the group. Down the group and decreases left to right in period. है ना, नॉन मेटल की तरफ जा रहे हैं, दिख रहा है ना यहाँ पे नॉन मेटल आ रहे हैं. And decreases when we go from left to right in the period. ठीक है, डिक्रीज होता है कि नॉन मेटल आ रहे हैं उस तरफ, आपका चार्ज नहीं छोड़ पाएगा वो. उल्टा लिखो इसका, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर. नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. नॉन मेटलिक कैरेक्टर decreases down the group and increases if we go from left to right, and increases when we go from left to right in the period.